नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बेटी लूट ले जाएंगे, रोटी लूट ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। क्या वाकई भारत की जनता इन्हीं नारों की इतनी भूखी है कि चुनाव कभी भी हो, कहीं भी हो, उसे भाषण इसी टाइप का चाहिए? जनता के मुद्दे गायब हैं या पीछे चले गए? बस इन्हीं मुद्दों की धूम मचाई जा रही है। ये चुनाव किस लिए होते हैं? पेट भरने के लिए? दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है और किस तरह से बीजेपी पार्टी ने यहां पर जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों का ढोल किस तरह से रवीश कुमार ने यहां पर फाड़ कर रख दिया है और सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। लेकिन गोदी मीडिया ये चीजें आप लोगों को नहीं दिखा रहा कि किस तरह से मेन मुद्दों को साइड रख के कुछ ऐसी बातें अनर्गल यहां पर कही जा रही हैं जिसका कोई महत्व नहीं है। क्या कुछ रवीश कुमार ने बड़े खुलासे किए हैं, आप इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बेटी लूट ले जाएंगे, रोटी लूट ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। क्या वाकई भारत की जनता इन्हीं नारों की इतनी भूखी है कि चुनाव कभी भी हो, कहीं भी हो, उसे भाषण इसी टाइप का चाहिए? जनता के मुद्दे गायब हैं या पीछे चले गए? बस इन्हीं मुद्दों की धूम मचाई जा रही है। ये चुनाव किस लिए होते हैं? पेट भरने के लिए या बीजेपी के हिसाब से एक होने के लिए? एक होने के लिए किसको एक किया किस तरह से धोती खुलिया, आप बस रिपोर्ट देखते जाइए। जा रहा है। यहाँ सवाल यह है, इस राजनीति से जनता कब तक अपना पेट भरती रहेगी? कब वो अस्पताल से लेकर अच्छे कॉलेज की बात करेगी, साफ हवा की बात करेगी और अच्छी सड़क की बात करेगी? क्या जनता को दिखाई ही नहीं दे रहा कि किस तरह से, किन भाषणों पर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहे हैं? हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि महाराष्ट्र के उद्योगों को लेकर किस तरह की रिपोर्ट छप रही है। क्यों महाराष्ट्र में एक साल से यहां के उद्योगों को गुजरात या दूसरे राज्यों में ले जाने का मुद्दा छाया हुआ है? इन पर चर्चा क्यों नहीं होती है? आप अखबार उठाकर देखिए, पता ही नहीं चलेगा कि महाराष्ट्र में नेताओं की बयानबाजी के अलावा कोई मुद्दा है भी या राज्य नहीं। में सरकार चुनी जानी है, मीडिया के अनुसार कोई मुद्दा कवर करने लायक नहीं। इसलिए जब 11 नवंबर की सुबह यह खबर आई कि महाराष्ट्र के घरों में पहुंचे अखबारों में एक नारा विज्ञापन के रूप में छपा है, तब समझ में आ गया कि इस चुनाव में यही नारा मुद्दा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा दिया गया। एक हैं तो सेफ हैं का नारा छापा है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के अखबारों के पहले पन्ने पर यह नारा प्रमुखता से छपा है। तीनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह एक साथ छापे गए हैं, मगर बीजेपी का चुनाव चिन्ह शिवसेना शिंदे और एनसीपी पवार से बड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और 2 साल से देश के सबसे अमीर राज्य में सरकार चलाने के बाद बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के मास्टर स्ट्रोक के बाद एक हैं तो सेफ हैं का डबल मास्टर स्ट्रोक लेकर आ रही है। इस नारे के पीछे आपको क्या सुनाई देता है? बटेंगे तो कटेंगे का ही एक ऐसा रूप है जो चुनाव आयोग के चश्मे से बचने का जुगाड़ हो सकता है कि हम तो एकता का नारा दे रहे हैं, लेकिन क्या यह वाकई देश की एकता का नारा है? अनेकता में एकता का विकल्प है या कुछ और है? कुछ और ही इसके पीछे छुपा हुआ है। की ओर से कहा जा रहा है कि यह नारा जातियों में अलगाव के खिलाफ दिया जा रहा है, मगर 10 साल से इस देश में राजनीति का जो मॉडल स्थापित कर दिया गया है, उसके बाद इस नारे के पीछे सांप्रदायिकता को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। एक टोपी नहीं है केवल इसमें, आप ठीक से देखिए, विज्ञापन में एक के अंदर कई तरह की पगड़ियों और टोपियों की तस्वीर छापी गई है। बताया गया है कि ये अलग अलग इलाकों में पहनी जाने वाली टोपियां और पगड़ियां हैं, लेकिन उनमें एक टोपी नहीं है जिसे आप समझ सकते हैं। एक टोपी नहीं है, यानी कि एक मुसलमान की टोपी नहीं है इसमें। आखिर अजीत पवार जिस तरह की टोपी में दिख रहे हैं, वो टोपी इस विज्ञापन में क्यों नहीं नजर आती है? यानी मुसलमानों जैसे समर्थन पर बीजेपी की सरकार टिकी है, वो जिस तरह की टोपियों में दिखते हैं, वो टोपियां इन विज्ञापनों में क्यों नजर नहीं आती? शाहनवाज हुसैन फिर किस तरह की टोपी पहनते हैं जो उनकी पार्टी के विज्ञापन में जगह नहीं पा सकती? मुसलमानों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को इस विज्ञापन से खास तौर पर अलग क्यों रखा गया? तो फिर किस एकता की बात की जा रही है? इस देश में एकता के जब भी पोस्टर छपे, उसमें सब अपनी अपनी टोपी और पहनावे के साथ नजर आए। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई वाला
कोई भी फोटो या पोस्टर उठाकर देखिए, उसमें सब अपने अपने पहनावे और धार्मिक पहचान के साथ नजर आएंगे। लेकिन इतनी सारी टोपियों में एक खास टोपी को जगह नहीं देने की राजनीति क्या वाकई इस देश की जनता नहीं समझती है? क्या जनता को उसमें अपना भला दिख रहा है? किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यह नारा किसी भी तरीके से अनेकता में एकता का दूसरा रूप है। इस नारे में एक समुदाय के खिलाफ, एक समुदाय के भीतर भय के आधार पर एकता का आह्वान किया जा रहा है। बीजेपी के एक मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने क्या कहा? अगर हम हार गए तो इरफान अंसारी और आलम, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कान्हू और भगवान बिरसा मुंडा की भूमि को लूट लेगा। नफरती बात नहीं? चुनाव आयोग को इन बयानों पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए था? कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए बटेंगे कटेंगे टाइप का नारा ठीक नहीं रहेगा। एक हैं तो सेफ हैं जरा संवैधानिक लगता है, मगर यह कोई नहीं कह रहा कि बटेंगे तो कटेंगे टाइप का नारा नफरती है। प्रधानमंत्री मोदी को विरोध करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा के बयानों का खंडन कर रहे हैं, या इन दोनों ने जो कहा उसे नए नाम के साथ गले लगा रहे हैं? अगर उन्हें दिक्कत होती तो इन नारों से दूरी बना लेते, मगर ऐसा तो है नहीं। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। कांग्रेस के खतरनाक खेल को रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को अलग करने की राजनीति की है। क्या जाति की जनगणना की मांग देश की एकता के खिलाफ है? बिहार में नीतीश कुमार ने जाति की जनगणना कराई, क्या हो गया बिहार में? क्या नीतीश कुमार ने ओबीसी और एससी, एसटी को बांट दिया? अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तब फिर बीजेपी उनके साथ क्यों है? अनुसूचित जाति की गणना तो होती है, एक ओबीसी समुदाय की गणना हो जाएगी तो देश बंट जाएगा। बिहार क्या बंट गया? जाति की गणना के बाद क्या बिहार में बीजेपी आराम से नीतीश के साथ सत्ता में नहीं है? सही बात है, ये वो सवाल है। की सहमति से जाति आधारित गणना का निर्णय लिया गया। हाँ, मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा, तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे। 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तब 5 अरे क्या बात है, आप नहीं साथ थे। 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं केंद्र में, लेकिन चुनाव आता है तो 10 साल का काम पीछे चला जाता है। वो होता है लेकिन पीछे रहता है। उसकी जगह धार्मिक मुद्दे, धार्मिक प्रतीक, इशारों में किसी धर्म को निशाना बनाने की राजनीति आगे आ जाती है। जनता के बीच सांप्रदायिक भूख पैदा की जाती है, या उसके भीतर पहले से इतनी भूख मौजूद है कि हर चुनाव में उसे इसी टाइप के भाषण चाहिए। कब तक वह एंटी मुस्लिम से लेकर एंटी नेशनल टाइप के भाषणों से अपना पेट भरेगी? इससे उसका क्या भला हो रहा है? क्या इस जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बिना सबूत के, बिना कसूर के कई साल तक के लिए जेलों में डाल दिए गए, जमानत नहीं मिली? डेक्कन हेरल्ड की अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट देखिए। महायुति की सरकार बनने के कुछ महीने के बाद महाराष्ट्र से 3 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। वेदांता फॉक्सकॉन के बाद टाटा एयरबस ने वायुसेना के लिए जहाज बनने का 22,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से वडोदरा शिफ्ट कर दिया। इसी तरह महाराष्ट्र से वडोदरा 1,63,000 करोड़ का प्लांट पुणे से गुजरात चला गया। अपने चुनावी प्रचार में उद्धव ठाकरे इन सब मुद्दों को उठाते जा रहे हैं। देश में आज जो एक भावना है कि सब कुछ गुजरात जा रहा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। मैं पिछले साल एक इंटरेक्शन कर रहा था कई प्रोफेशनल्स के साथ झारखंड में। वहाँ मुझे पूछा गया कि आदित्य जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आता कुछ, सब गुजरात ही क्यों जा रहा है? मैं वैसे ही यूपी जब गया था, जब बनारस गया था,
तो वहाँ भी एक मन में भावना थी कि शायद पुजारी जो मंदिर में पीढ़ियों से आए उनको बदल के भी कोई गुजरात से लाया जाएगा। गुजरात के सारे उनको भी बदल गुजरात से लाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं लेकिन यूपी के लोगों को नहीं मिलते और उसके नतीजे आपने लोकसभा में देखे। और वही बात महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी सारे गुजरात के लोग हैं, अनेक गुजराती लोग यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। देश के हर एक हिस्से से महाराष्ट्र में एक सपना लेके कोई ना कोई आता है कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिलेगा। वेदांता फॉक्सकॉन अपनी चाह से महाराष्ट्र में आ रहा था, तळेगांव में आ रहा था। सरकार बदली, भेजा किसने? गुजरात को। इस सरकार ने भेजा। अभी गुजरात जाके वो तो बड़ा कुछ लाने वाला नहीं, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने कहा इससे भी बड़ा लाएंगे। लेकिन सोहेब जी आप ये देखिए 5 महीनों में गुजरात से उन्होंने कहा भाई हम यहाँ काम नहीं कर सकते, ढोलेरा में काम हो नहीं सकता है, हम निकल जा रहे हैं। नुकसान न सिर्फ मराठी मानुस का हुआ है, नुकसान न सिर्फ महाराष्ट्र को हुआ है, नुकसान न सिर्फ गुजरात को हुआ है, नुकसान देश का हुआ है, क्योंकि बीजेपी का ईगो आ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र बीजेपी का ईगो आ गया है। क्यों नहीं चर्चा हो सकती है, क्यों नहीं बहस हो सकती है? क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए? क्या इन बातों से जनता का नुकसान हो जाएगा? वोट जिहाद जैसी बातों का क्या मतलब है? अब तो बहुत आराम से उन इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, इशारों में उनका जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी वहीं से हारी है। क्या बीजेपी के हारने में दूसरे और कारण नहीं? तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बातचीत की गई है कि किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ धार्मिक राजनीति नजर आ रही है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। झारखंड के अंदर का नारा देख लीजिए कि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए तुम्हारी बहन और बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। जरा सोचिए, वक्त के पीएम कह रहे हैं, केंद्र में सरकारें बावजूद इसके इस तरह की बात कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटियों को बांग्लादेशी घुसपैठी उठाकर ले जाएंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आखिर किससे सेफ रहेंगे, इस बात का तो खुलासा कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन यहाँ पर सारी बातों का सिर्फ और सिर्फ एक ही महत्व सामने निकल कर आया कि पिछले 10 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी पार्टी का, वो यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा। सिर्फ लोगों के अंदर डर और भय पैदा किया जा रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, इस तरह की नारेबाजी की जा रही है। यानी कि जो जनता के अहम मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है और धार्मिक राजनीति करने की फुल्ली तरीके से कोशिश की जा रही है, जो तस्वीरें आप लोगों के सामने रवीश कुमार सर ने रखी है। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को वैसे अक्सर में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।